नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र आपका अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम क्लास 8th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 5th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। 5th चैप्टर है इंडस्ट्रीज। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी इस फैक्ट के बारे में सोचा है कि जिस नोटबुक को आप यूज करते हो लिखने के लिए, वह मैन्युफैक्चरिंग की एक लॉन्ग प्रोसेस के बाद आती है। कौन से लॉन्ग प्रोसेस के बाद, यानी कि इसका प्रोसेस क्या होता है? इट स्टार्टेड इट्स लाइफ एज पार्ट ऑफ अ ट्री। इसकी जो लाइफ स्टार्ट होती है एज ए पार्ट ऑफ अ ट्री। इट वाज कट डाउन, इसको काटा जाता है, यानी पेड़ को काटा जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है कहाँ पे? पल्प मिल में। वहाँ पे जो ट्री का वुड होता है, जो पेड़ की लकड़ी होती है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और उसको वुड पल्प में कन्वर्ट किया जाता है। द वुड पल्प वाज मिक्स्ड विद केमिकल्स। तो दोस्तों, जो वुड पल्प होता है ना, उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं और फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन। तो केमिकल मिलाने के बाद उसको मशीन के द्वारा किस में चेंज कर दिया जाता है? पेपर में चेंज कर दिया जाता है, यानी पेपर बना दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों, यह जो पेपर होता है उसको कहाँ पे भेजा जाता है? प्रेस में भेजा जाता है, जहाँ पे केमिकल से बना हुआ जो इंक होता है, उस इंक से इस पे लाइंस प्रिंट की जाती हैं। ठीक है, यानी कि जब पेज बना दिया गया या पेपर बना दिया गया, इस पेपर को इंक पे भेज, जब जो प्रेस है वहां पे भेजा जाता है। ठीक है, प्रेस में भेजा जाता है। प्रेस में जो इंक, वो लोग इंक रेडी करते हैं, तो इंक में कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं। उस इंक द्वारा इन पेजेस पे लाइन जो है कि प्रिंट की जाती है। द पेजेस वर देन बाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ नोटबुक। उसके बाद इसको बाउंड कर दिया जाता है, इसकी बाइंडिंग की जाती है नोटबुक के रूप में, यानी कि नोटबुक बना दिया जाता है। उसके बाद इसकी पैकिंग की जाती है और सेल के लिए, यानी बेचने के लिए कहाँ पे भेज दिया जाता है? मार्केट में भेज दिया जाता है। फाइनली इट रीच्ड योर हैंड्स। उसके बाद दोस्तों फाइनली ये हमारे हाथों में पहुंचता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बम्बू ट्री है, तो बम्बू ट्री को काटा जाता है, इसकी प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद जो इसकी लकड़ी होती है उसको वुड वुड पल्प में, कहाँ पे? वुड पल्प में चेंज किया जाता है, पल्प में। ठीक है, और वुड पल्प में चेंज करने के बाद कुछ इसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं और उस मशीन द्वारा इसको पेपर बना दिया जाता है। फिर पेपर पे इंक से प्रिंटिंग की जाती है, लाइन प्रिंट किया जाता है। तो उसके बाद में इसकी बाइंडिंग की जाती है, बाद में हम मार्केट में भेज दी जाती है बेचने के लिए। यहाँ से जर्नी इसकी स्टार्ट होती है कैसे? एज ए पार्ट ऑफ अ ट्री। उसके बाद पेपर में यहाँ पे पेपर बना दिया जाता है, नोटबुक बना दिया जाता है। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटीज आर मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। तो दोस्तों, सेकेंडरी एक्टिविटी में या मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल होता है उसको लोगों के लिए मोर वैल्यू वाले प्रोडक्ट के रूप में चेंज किया जाता है। एज यू हैव सीन, पल्प वाज चेंज इनटू पेपर। जैसा अभी आपने देखा कि पल्प को किस में चेंज कर दिया गया? पेपर में चेंज कर दिया गया। उसके बाद पेपर को एक नोटबुक में चेंज कर दिया गया। दीज रिप्रेजेंट द टू स्टेजेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, यह जो है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दो स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। पहला स्टेज क्या था? पहला स्टेज जो पेपर पल्प था उसको पेपर में चेंज कर दिया गया। दूसरा स्टेज जो पेपर तैयार हुआ उसको नोटबुक में चेंज कर दिया गया। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दो स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, जो पल्प से पेपर तैयार किया गया और जो कॉटन से कपड़े को बनाया गया, उसमें हर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हर स्टेज पे कोई ना कोई वैल्यू जो है ऐड की गई। अब इसका क्या मतलब है? अब देखो, सबसे पहले समझो कि पल्प, मान लो पल्प तैयार हो गया, पेपर पल्प जो है तैयार हो गया। इसकी पेपर पल्प तैयार होने से पहले भी उसमें कुछ वैल्यू ऐड की गई, जैसे कि पेड़ों को काटा गया, पेड़ों को काट कर उनकी लकड़ियों को कहाँ पे ले जाया गया? ट्रांसपोर्ट किया गया, पल्प मिल में। तो पल्प मिल में जब ट्रांसपोर्ट किया गया दोस्तों, पल्प मिल में, तो वहां पे कुछ केमिकल्स मिलाए गए, लकड़ियों में कुछ केमिकल्स मिलाए गए और उसको पल्प में कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो केमिकल्स मिलाए गए उसमें, उसका भी तो कुछ चार्ज होगा, उसकी भी तो कोई वैल्यू होगी। तो उसमें, वहां पे उसमें भी वैल्यू ऐड किया गया वहां पे भी। अब स्टेज जब इसको पेपर पल्प में बनाया गया तब वैल्यू ऐड किया गया, मशीनरी का भी चार्ज था, लेबर का भी चार्ज था। अब उसके बाद जब पेपर पल्प रेडी हो गया, उस पेपर पल्प को कहाँ पे ले जाया गया? मशीन में डाला गया, मशीन से उसको पेपर में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब उससे मशीन द्वारा उसको पेपर बना दिया गया। अब उसका भी कुछ चार्ज होगा। अब जब पेपर तैयार हो गया दोस्तों, उसको कहाँ पे भेज दिया गया? प्रेस पे। प्रेस में जब पेपर को भेजा गया तो दोस्तों वहां पे प्रेस में कुछ केमिकल द्वारा तैयार किए गए कुछ इंक थे, उनकी भी कुछ वैल्यू थी। तो उन इंक द्वारा इस पेज पे या इस पेपर पे, हर पेज पे क्या किया गया?
लाइनें ड्रॉप कर दी गई, लाइनें प्रिंट की गई, वहाँ पे भी मतलब वैल्यू ऐड किया गया ना, केमिकल्स का की भी कुछ वैल्यू रही होगी, फिर जो लेबर चार्ज होगा वो भी रहेगा, फिर उसके बाद इसकी बाइंडिंग की गई, इसका भी चार्ज रहेगा। यानी कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि हर मैन्युफैक्चरिंग के हर प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हर स्टेज पे कुछ ना कुछ वैल्यू जो है ऐड कर दी जाती है, यहाँ पे कर दी गई है। इन दिस वे the finished product has more value and utility than the raw material that it is made from। तो इस वे में दोस्तों जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है और ज़्यादा यूटिलिटी होती है कंपेरिजन देन उस रॉ मटेरियल के जिस रॉ मटेरियल का यूज़ किया गया उनको बनाने के लिए। Industry refer to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals or the provision of services। तो दोस्तों इंडस्ट्री का संबंध एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से है जिसका संबंध है किससे, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल से या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से। तो दोस्तों इस प्रकार अगर हम देखेंगे जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वह उसका संबंध है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, ठीक है। और जो कोल माइनिंग इंडस्ट्री है उसका संबंध है एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल से, और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसका संबंध है सर्विस प्रोवाइडर से। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे और ओनरशिप की बेसिस पे क्लासिफाई किया जा सकता है। रॉ मटेरियल के बेसिस पे दरअसल किस रॉ मटेरियल को वह यूज किया जा रहा है इंडस्ट्री में, साइज यानी कि इंडस्ट्री का साइज क्या है, ओनरशिप की वह प्राइवेटली ओन किया जाता है या गवर्नमेंट द्वारा ओन किया जाता है। आगे देखते हैं, पहले देखेंगे रॉ मटेरियल के बेसिस पे। देखो रॉ मटेरियल के बेसिस पे अगर देखें इंडस्ट्री को तो दोस्तों इंडस्ट्री जो है एग्रो बेस्ड हो सकती है, मिनरल बेस्ड हो सकती है, मैरीन बेस्ड हो सकती है और फॉरेस्ट बेस्ड हो सकती है। यह इस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का मटेरियल उस इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो है कि यूज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज दियर रॉ मटेरियल। तो दोस्तों एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होती है वहाँ पे प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं एज दियर रॉ मटेरियल, यानी कि इन इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के रूप में प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। अब जैसे फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल और डेयरी प्रोडक्ट, ये किसके एग्जाम, और लेदर इंडस्ट्रीज ये किसके एग्जाम्पल है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं दोस्तों वे प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि मिनरल ओर्स का यूज करती हैं एज ए रॉ मटेरियल। यानी मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज ऐसी प्राइमरी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे रॉ मटेरियल के रूप में मिनरल ओर्स का यूज किया जाता है। और मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट होते हैं ये जो है कि फीड करते हैं अदर इंडस्ट्रीज को, यानी अदर जो इंडस्ट्रीज होती हैं वे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका यूज एज ए रॉ मटेरियल करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आयरन मेड फ्रॉम आयरन ओर इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब जैसे जो आयरन बनता है वह किससे, आयरन जो बनाया जाता है वह आयरन ओर से बनाया जाता है। तो आयरन किसका प्रोडक्ट है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है। दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट सच एज हेवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड रेलवे कोचेस। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि आयरन ओर से, जो आयरन ओर था, आयरन ओर जो है कि कहाँ पे यूज किया गया, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में यूज किया गया और फाइनली उसको आयरन बनाया गया। अब इस आयरन यानी लोहे का इस्तेमाल अदर चीजें तैयार करने में की जाती हैं, जैसे कि यानी कि अदर इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल के रूप में यूज की जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसका यूज रॉ मटेरियल के रूप में होता है कहाँ पे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोडक्ट जो है तैयार करने के लिए, जैसे कि हैवी मशीनरी को तैयार करने के लिए किसका यूज हो रहा है, आयरन का यूज हो रहा है। बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए इसका यूज हो रहा है, रेलवे कोचेस के लिए इसका यूज किया जा रहा है ना। यानी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो होती है उनका जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वह अदर इंडस्ट्रीज द्वारा जो है एज ए रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है, ठीक है। मैरीन बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती हैं वे जो है कि सी से और ओशियन से जो प्रोडक्ट आते हैं उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज करती हैं। जैसे कि इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग सी फूड, ऐसी इंडस्ट्री जो कि सी फूड को प्रोसेसिंग करती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल, जो फिश ऑयल मैन्युफैक्चर करती हैं, ये जो है कि मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो होती हैं वे क्या करते, उसमें क्या किया जाता है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल, ठीक है। इस जो द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। तो दोस्तों ऐसी इंडस्ट्री जो कि फॉरेस्ट से एसोसिएटेड है वे है पल्प और पेपर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर और बिल्डिंग्स।
यानी कि यहाँ पे फॉरेस्ट ये जो इंडस्ट्रीज हैं, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फर्नीचर और बिल्डिंग इंडस्ट्री, यहाँ ये जो है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज होता है एज ए रॉ मटेरियल। अब जैसे पल्प और पेपर इंडस्ट्री में देख लो, पेड़ों को काट के वहाँ पे पेड़ों की लकड़ियों को पेड़ों की लकड़ियां जो होती है वहाँ पे ले जाया जाता है उनको पेपर पल्प बनाने के लिए, यानी कि लकड़ियां कहाँ से आ रही हैं, जंगल से आ रही हैं। जैसे फर्नीचर और बिल्डिंग में भी देख सकते हैं, फर्नीचर में भी लकड़ियों का यूज हो रहा है, तो लकड़ियां कहाँ से आ रही हैं, जंगल से आ रही हैं। ठीक है, अब हमने पहले तो देख लिया रॉ मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब साइज के बेसिस पे देखते हैं। इट्स रिफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो दोस्तों साइज का मतलब है कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, कितने लोगों को एम्प्लॉय किया गया है, यानी कितने लोग काम कर रहे हैं, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, कितना वॉल्यूम प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, बेस्ड ऑन साइज। तो साइज के बेसिस पे दोस्तों इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जा सकता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में और लार्ज स्केल इंडस्ट्री में। यानी साइज के बेसिस में इंडस्ट्रीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, दूसरा लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो दोस्तों जो कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वे किसके एग्जांपल है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के, जहाँ पे द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर बाय हैंड, जहाँ पे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हाथों से की जाती है और आर्टिसन के द्वारा। बास्केट वीविंग, पॉटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट्स आर एग्जांपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। तो बास्केट वीविंग देख लें तो पॉटरी और अदर जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं वे किसके एग्जांपल्स हैं, कॉटेज इंडस्ट्री के। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो दोस्तों अगर हम कंपेयर करें ना एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को किससे कंपेयर करें, लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है इसमें लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज किया जाता है और लेस टेक्नोलॉजी यूज की जाती है एज कंपेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्री। वह लार्ज स्केल इंडस्ट्री जहां पे लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्शन होता है। ठीक है, यानी लार्ज वॉल्यूम में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वहां पे कम पैसा लगाया जाता है और मतलब कि कम टेक्नोलॉजी यूज की जाती है कंपेरिजन देन लार्ज स्केल इंडस्ट्री के, जहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड द टेक्नोलॉजी यूज इज सुपेरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो दोस्तों जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे जो कैपिटल होता है उसका इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल इज हायर, ज्यादा पैसा लगाया जाए उसमें ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है और सुपेरियर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है एज कंपेयर टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सिल्क वीविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब देखिए जो सिल्क वीविंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, एग्जांपल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब जहाँ पे ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन हो रहा है और हैवी मशीनरी का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी हैवी मशीनरी बनाई जा रही है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल जो है तैयार किए जा रहे हैं, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों हमने रॉ मटेरियल के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख लिया किसका, इंडस्ट्री का। अब ओनरशिप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री देखेंगे। इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन और पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। तो दोस्तों अगर ओनरशिप के बेसिस पे देखें तो इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जा सकता है प्राइवेट सेक्टर में, स्टेट ओन सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, ज्वाइंट सेक्टर में और कोऑपरेटिव सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि ओन की जाती हैं और ऑपरेट की जाती हैं किसके द्वारा, बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा या कुछ लोगों के ग्रुप्स के द्वारा। ठीक है, यानी कुछ इंडिविजुअल्स के ग्रुप के द्वारा। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं वो किसके द्वारा ओन की जाती हैं, वे ओन और ऑपरेट की जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, यानी उनको गवर्नमेंट, उनका मालिक जो जो होता है कौन, गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट उसको ऑपरेट करती है। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये क्या है, ये है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती हैं, वे ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि ओन और ऑपरेट की जाती हैं स्टेट के द्वारा। एंड इंडिविजुअल्स आर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी इंडिविजुअल के द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के द्वारा इनको ओन किया जाता है, जो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज होते हैं। जो बाई स्टेट है ना, ये भी इसका मतलब है गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है। मारुति उद्योग लिमिटेड जो है कि एक एग्जांपल है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री का। अब देखते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर क्या होता है।
Cooperative sector industries are owned and operated by the producers or supplier of raw materials. Worker are both. तो दोस्तों जो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं वे ओन की जाती हैं या ऑपरेट की जाती हैं किसके द्वारा? जो प्रोड्यूसर या जो सप्लायर्स होते हैं, यानी रॉ मटेरियल के जो प्रोड्यूसर होते हैं या रॉ मटेरियल के जो सप्लायर होते हैं उनके द्वारा ये ओन की जाती है, या वर्कर्स के द्वारा, या दोनों के द्वारा, यानी वर्कर्स और रॉ मटेरियल के प्रोड्यूसर्स या सप्लायर दोनों इसके मालिक होते हैं और वही इनको ऑपरेट करते हैं। इससे आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी जो है कि कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री के एग्जांपल हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन से फैक्टर इंडस्ट्रीज के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। इसका कहने का मतलब ऐसे समझो कि किन फैक्टर के हिसाब से हम इंडस्ट्रीज का लोकेशन जो है कि कंफर्म करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज लगाएं तो बेस्ट रहेगा। The factors affecting the location of industries are the availability of raw material, land, water, labor, power, capital, transport and market। तो दोस्तों वे फैक्टर जो कि इंडस्ट्रीज के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, यानी कि कहाँ पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, वहाँ की लैंड कैसी है, वाटर है वहाँ पे वाटर अवेलेबल है कि नहीं है, लेबर पावर वहाँ पे मिल जाएगा चीपली कि नहीं, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट और मार्केट। इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वेयर सम और ऑल ऑफ दिस फैक्टर आर इजीली अवेलेबल। तो दोस्तों इंडस्ट्रीज वहीं पे सिचुएटेड होती हैं, वहीं पे लोकेटेड होती हैं जहाँ पे इनमें से कुछ फैक्टर्स मिल जाते हैं या सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं, यानी कि इनमें से ट्रांसपोर्ट, लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, ये जो सारे फैक्टर हैं या तो ये सारे फैक्टर इजीली अवेलेबल होते हैं या इनमें से कुछ फैक्टर जो है कि इजीली अवेलेबल होते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री सिचुएटेड होती है। समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडीज, पावर, lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located in backward area। तो दोस्तों समटाइम्स गवर्नमेंट जो है कि जो गवर्नमेंट होती है वो इनिशिएटिव लेती है, तो वो क्या करती है, इनिशिएटिव लेके सब्सिडीज प्रोवाइड, कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कोई बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे कोई भी प्राइवेट कोई भी इंडस्ट्री आना ही नहीं चाहती, कोई भी अपना इंडस्ट्री वहाँ पे जो है कि इस्टेब्लिश नहीं करना, कोई अपनी इंडस्ट्री बनाना नहीं चाहता, तो गवर्नमेंट उस केस में क्या करती है, हम क्यों ना कुछ इंसेंटिव उनको प्रोवाइड करें, जैसे कि सब्सिडी प्रोवाइड कर दें, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दे दें, कुछ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी हेल्प कर दें। तो सीधी सी बात, जब गवर्नमेंट हेल्प करेगी तो लोग जो है आकर्षित होंगे, लोग वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट इंसेंटिव कुछ प्रोवाइड करती है, सब्सिडीज देती है, सब्सिडीज, पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ताकि अदर बैकवर्ड एरिया में भी इंडस्ट्री जो है कि लोकेट हो सके, वहाँ पे लोग इंडस्ट्री बनाएं। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज। तो दोस्तों इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो है कि जो टाउन्स और सिटीज होती है उनके ग्रोथ में और डेवलपमेंट में काफ़ी जो है कि हेल्प मिलती है, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो टाउन और सिटीज होते हैं ना उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट काफ़ी तेजी से होता है। इंडस्ट्रियल सिस्टम, एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसेस एंड आउटपुट। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या क्या आता है, इनपुट, प्रोसेसेस और आउटपुट। तो इनपुट क्या है, जो इंडस्ट्रियल सिस्टम में इनपुट क्या है, वो है रॉ मटेरियल, लेबर और कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोसेस में क्या आता है, प्रोसेस में अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। प्रोसेसेस में दोस्तों जो प्रोसेस है उसमें वो सारी की सारी वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज आती हैं, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। अब यानी कि अभी देख लो वुड को फाइनली किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, फाइनली उसको कन्वर्ट किया गया पेपर में। अब इसके बीच में कौन कौन से प्रोसेस थे, वुड को पेड़ों को पहले काटा गया, फिर उसको पल्प मिल में ले जाया गया, वहाँ पे केमिकल मिला के उसको पल्प में बनाया गया, पल्प को फिर उसको मशीन के द्वारा उसको पेपर में कन्वर्ट किया गया, फिर उस पेपर को कहाँ पे ले जाया गया, प्रेस में ले जाया गया, प्रेस में इंक द्वारा उस पर लाइनें बनाई गई, फिर उसकी बाइंडिंग की गई, उसके बाद उसको कहाँ पे भेजा गया, मार्केट में सेल के लिए भेजा गया। तो ये जो सारे स्टेजेस है ना, ये सारे के सारे किस में आएंगे, प्रोसेसेस में आएंगे। आउटपुट में क्या आता है, आउटपुट में द इंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। आउटपुट में जो इंड प्रोडक्ट यानी जो इंड प्रोडक्ट तैयार होता है, जैसे नोटबुक आ गया, अब इस नोटबुक को बेचकर जो इनकम आएगा वो भी आउटपुट में आता है। इन केस ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट में बी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम देखें, इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इनपुट है वह कॉटन है, ह्यूमन लेबर हो सकता है, फैक्ट्री और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। और प्रोसेस में क्या आता है, गेनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। आउटपुट इज द शर्ट यू वियर, जो शर्ट हम पहनते हैं दोस्तों वो आउटपुट है कॉटन इंडस्ट्री का, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ओके,
इंडस्ट्रियल रीजन्स। अब इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में देखते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्री लोकेट क्लोज टू ईच अदर। तो दोस्तों इंडस्ट्रियल रीजन तब इमर्ज होता है जब बहुत सारी इंडस्ट्री जो है एक दूसरे के क्लोज जो है कि लोकेटेड होती हैं एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस, और उनके क्लोजनेस का जो बेनिफिट होता है वो शेयर करते हैं एक दूसरे से। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है दोस्तों वो है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया, यानी कि ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। अब यहाँ पे देखोगे ये ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, यूरोप में देखोगे तो वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप भी, उसके बाद ईस्टर्न एशिया। ईस्टर्न एशिया ये जो है कि वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन द टेम्परेट एरियाज। तो दोस्तों जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन होते हैं नॉर्मली टेम्परेट एरिया में लोकेटेड होते हैं, सी पोर्ट के नियर, यानी जो समुद्री पोर्ट जहाँ पे होते हैं, एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड, जो स्पेशली जहाँ पे कोल फील्ड होता है वहाँ पे वो लोकेटेड होते हैं। इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन। तो इंडिया में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन है दोस्तों, जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर, यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। अब इंडस्ट्रियल रीजन यानी समझ जाओ कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे से क्लोज सिचुएटेड होती हैं। बैंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन एंड दी कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। यहाँ पे थोड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इन इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट डिजास्टर मेनली ऑकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर आर इररिस्पांसिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल। तो जो इंडस्ट्रीज में जो एक्सीडेंट होता है, जो डिजास्टर होता है दोस्तों, मेनली किस वजह से होता है? टेक्निकल फेलियर की वजह से या इररिस्पांसिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डस मटेरियल की वजह से। अब जैसे एक वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम ऑकर इन भोपाल ऑन 3 दिसंबर 1984। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है कहाँ पे? भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात के 12:30 बजे। इट वॉज अ टेक्निकल एक्सीडेंट, या एक टेक्निकल एक्सीडेंट था इन विच दे हाईली जो पॉइजनस गैस थी मेथिल आइसोसाइनेट, वह गैस हाइड्रोजन साइनाइड के साथ और अदर रिएक्शन प्रोडक्ट लीक्ड, मतलब कि मेथिल मेथिल आइसोसाइनेट और हाइड्रोजन साइनाइड और अदर जो रिएक्शन प्रोडक्ट थे वे लीक हो जाते हैं, मतलब लीक होने लगता है, लीक आउट ऑफ द पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड। तो ये लीक होते हैं, तो उसके बाद दी ऑफिशियल डेथ टोल वाज 3598 इन 1918 है। तो दोस्तों 1989 में तब कितनी कम पॉपुलेशन थी, उसके बावजूद भी 3500 या कम पॉपुलेशन द सेंस ज्यादा लोग, डेंस सिटीज जो थी डेंस नहीं थी, तो तब भी 3598 लगभग 3600 लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग मारे जाते हैं। 1000 हु सर्वाइव्ड स्टिल सफर फ्रॉम वन और मेनी एलिमेंट्स लाइक ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर। तो बहुत सारे लोग जो कि मतलब 3600 लोग मारे गए, उसके बाद जो सर्वाइव है अभी भी इससे सफ़र कर रहे हैं बहुत सारी, से कुछ ब्लाइंडनेस, इम्पेयर इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर की वजह से। और दूसरा जो एक्सीडेंट था वह 23 दिसंबर 2005 में ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गैस क्यो चोंगिंग चाइना में हुआ, जो कि 243 पीपल मर गए, मतलब 243 लोग मारे गए, 9000 लोग इंजर्ड हुए और 64,000 लोग इवैक्यूएट किए गए। मनी पीपल डाइड बिकॉज दे वर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन। तो बहुत सारे लोग इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि एक्सप्लोजन होता है तो वो दौड़ भी नहीं पाते हैं। दोज हु कुड नॉट एस्केप इन टाइम सफर बर्न टू देयर आइज। जो टाइमली नहीं एस्केप कर पाए उनकी आइज बर्न हो गई, स्किन बर्न हो गई, लंग्स जो है कि बर्न हो गए, किससे? गैस से। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जिस प्रकार से हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, लास्ट टू लास्ट चैप्टर में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम देखेंगे मेजर इंडस्ट्रीज का डिस्ट्रीब्यूशन। The world's major industries are the iron and steel industry, the textile industry and the information technology industry। तो दोस्तों जो वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं? आयरन और स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। यानी ये जो चारों इंडस्ट्रीज हैं ये वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज हैं, सबसे ज्यादा यही इंडस्ट्रीज है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है दोस्तों, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये ओल्डर इंडस्ट्रीज है, मतलब बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज है। जबकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है यह एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है जो कि अभी इमर्ज हो रही है। ठीक है। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को सनराइज इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड, वे कंट्री जहाँ पे
आयरन और स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है वो कौन कौन सी कंट्री हैं? जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि इंडिया में कहाँ पे कंसंट्रेट कहाँ कौन कौन सी कंट्री में कंसंट्रेटेड है? इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में। द मेजर हब्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के जो मेजर हब हैं दोस्तों वो कौन कौन से? जो सिलिकॉन वैली जो कि सेंट्रल कैलिफोर्निया में वहाँ पे वो मेजर हब है, और बैंगलोर रीजन जो कि हमारे देश इंडिया का। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, अदर इंडस्ट्रीज के तरह दोस्तों जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है इनमें भी वेरियस इनपुट्स, प्रोसेसेस और आउटपुट आते हैं। जैसे अदर इंडस्ट्री में कुछ इनपुट होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रोसेस होता है, स्टेजेस होते हैं, फिर आउटपुट आता है। उसी प्रकार से अदर इंडस्ट्री जैसा आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी बहुत सारे इनपुट्स, प्रोसेसेस और आउटपुट इन्वॉल्व हैं। यह एक फीडर इंडस्ट्रीज होती है जिसके प्रोडक्ट अदर इंडस्ट्रीज द्वारा एज ए रॉ मटेरियल के रूप में किए जाते हैं। द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री, तो इस इंडस्ट्री के जो इनपुट है दोस्तों क्या क्या? रॉ मटेरियल जैसे कि आयरन और कोल, लाइमस्टोन, इसके साथ साथ लेबर भी, कैपिटल, साइट और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आते हैं किसमें? इनपुट में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व मैनी स्टेज। अब जो प्रोसेस है दोस्तों आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करने का वो बहुत सारे स्टेजेस में इन्वॉल्व है। द रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस, जो रॉ मटेरियल दोस्तों उसको ब्लास्ट फर्नेस में रखा जाता है जहाँ पे स्मेल्टिंग की प्रोसेस से वो गुजरता है। ठीक है, इसमें स्मेल्टिंग की जाए। स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों जिसमें कि मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर से। किसके द्वारा? यानी कोई ओर है, इससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? बाई हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के बियॉन्ड जो है इसको हीट करके, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको हीट किया जाता है, तब जो है कि इसके मिनरल से इसको निकाला जाता है इसके ओर से। ठीक है, उसके बाद इसकी रिफाइनिंग की जाती है, इसको रिफाइन किया जाता है। द आउटपुट ऑब्टेन इज स्टील, तो जो आउटपुट आता है वो क्या होता है? स्टील होता है, विच मे बी यूज्ड बाय अदर इंडस्ट्रीज एज ए रॉ मटेरियल। वह स्टील जिसका यूज अदर इंडस्ट्रीज द्वारा एज ए रॉ मटेरियल किया जाता है। ठीक है, अब देखो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। सोचो स्टील इतना ज़्यादा महंगा क्यों होता है? उसमें क्या क्या लगता है? अगर आप 8 टन ऑफ कोल मतलब 8 टन कोयला डालो, 4 टन जो है आयरन ओर डालो, 1 टन लाइम स्टोन डालो, तब जाके 1 टन स्टील तैयार होता है। ठीक है, यानी 8 टन कोयला आपने मिक्स किया, उसके साथ 4 टन आयरन ओर मिक्स किया और 1 टन लाइम स्टोन मिक्स किया, तब जाके 1 टन स्टील आपको क्या हुआ? प्रोड्यूस हुआ। तो इसीलिए दोस्तों इतना ज़्यादा महंगा आता है क्या? स्टील। जैसे यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेसेस में ओर को डाला जाता है, आयरन ओर, लाइमस्टोन, कोक, सारी चीज़ों को ब्लास्ट फर्नेसेस में डाला जाता है। फिर स्मेल्टिंग की प्रोसेस होती है, हॉट एयर यहाँ से आ रही, यानी कि इसको मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर पे इसको गर्म किया जाता है। फाइनली जो आता है मोल्टेन आयरन, यानी कि जो स्टील है। ठीक है, स्टील इज टफ एंड इट कैन इजिली बी शेप। देखो स्टील काफी कठोर होता है और इजिली इसको शेप किया जा सकता है, कट किया जा सकता है और वायर में इसको बनाया जा सकता है, इसका वायर बनाया जा सकता है। स्पेशल अलॉय, स्टील के स्पेशल अलॉय जो है कि बाई जो स्पेशल अलॉय ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स। तो दोस्तों स्टील के स्पेशल अलॉयज को बनाया जा सकता है अगर उसमें हम छोटा सा अमाउंट ऐड कर दें कुछ अदर मेटल्स के, जैसे कि एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर। यानी कि अगर जो स्टील है दोस्तों उसमें हम उसको उसके जो स्पेशल अलॉयज हैं उसको बना सकते हैं अगर हम उसमें कुछ थोड़ा ही अमाउंट जो है कि ऐड कर दें कुछ मेटल जैसे एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर के। अलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस एंड आर एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे जो स्टील होता है ना, इस पे अगर लोहे से कंपेयर किया जाए तो इसमें जो रस्ट लगता ही नहीं है। ठीक है, तो अलॉयज जो होते हैं, जो स्पेशल अलॉयज होते हैं, इन्हीं की वजह से जो स्टील होता है उसको अनयूजुअल हार्डनेस मिल जाता है, टफनेस मिल जाता है और एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट को रोकने की क्षमता मिल जाती है। स्टील जो है दोस्तों उसको मॉडर्न इंडस्ट्री का क्या माना जाता है? क्या बोला जाता है? उसको बैकबोन बोला जाता है। ठीक है, यानी जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है दोस्तों उसका बैकबोन बोला जाता है किसको? स्टील को। ऑलमोस्ट हर वो चीज़ दोस्तों जो हम यूज़ करते हैं वह या तो आयरन की बनी होती है, या तो स्टील की बनी होती है, या तो ऐसे टूल्स और मशीनरी द्वारा बनाई जाती है जो कि स्टील के बने होते हैं। ठीक है, यानी कि
हर ऑलमोस्ट हर वो चीज़ दोस्तों जिसका यूज़ हम करते हैं वो या तो आयरन की बनी होती है, या तो स्टील की बनी होती है, या तो ऐसे टूल्स और मशीनरी द्वारा बनाई जाती है जो कि आयरन या स्टील के बने होते हैं। शिप्स, जैसे शिप्स हो गए, ट्रेन्स हो गए, ट्रक्स और ऑटोज़ हो गए, ये सारे के सारे किससे बनाए जाते हैं? लार्जली ऑफ स्टील है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टील रहता है। यहाँ तक दोस्तों जो सेफ्टी पिन्स और नीडल्स आप यूज़ करते हो वो भी स्टील के बने होते हैं। जो सेफ्टी पिन होता है और जो नीडल्स होता है वो किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। और जो ऑयल वेल्स ड्रिल किया जाता है ऑयल निकालने के लिए, वे जिस मशीनरी का यूज़ किया जाता है ना वो भी स्टील की होती है। और ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिस पाइपलाइन का यूज़ किया जाता है वो भी स्टील की होती है। मिनरल्स जो कि माइन किए जाते हैं किस मशीनरी द्वारा? स्टील इक्विपमेंट के द्वारा, यानी स्टील इक्विपमेंट के द्वारा, वो भी स्टील के बने होते हैं। इक्विपमेंट जो होते हैं स्टील के बने होते हैं। यानी हर जगह आप देखो ना, किसका यूज़ हो रहा है? स्टील का। जो फार्म मशीन्स होती हैं, यानी किसान जिसका यूज़ खेतों में करता है, वो भी मोस्टली स्टील के बने होते हैं। और जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनका जो फ्रेमवर्क होता है ना वो भी स्टील का बना होता है। तो दोस्तों 1800 से पहले, ऐसे 1800 से पहले देखें तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री वहाँ पे लोकेटेड होती थी जहाँ पे रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर जो है ईज़िली अवेलेबल होता था। यहाँ पे रनिंग वाटर की बात की गई, देखना रनिंग वाटर यानी रिवर का पानी हो गया। यहाँ पे मान लो कोई अगर लेक है वहाँ पे नहीं होती थी। क्या? क्योंकि ये पानी का यूज़ करेंगे, फिर पानी को इसी रिवर में ड्रॉप करते हैं। अब सोचो पानी का यूज़ कर रहे हैं, फिर पानी को उसी में रिसर्कुलेट करके यानी यूज़ करके उसी लेक में अगर ये वापस डालें तो पॉल्यूट हो जाएगा पानी, फिर इनके यूज़ के लायक नहीं रहेगा। तो नॉर्मली रिवर जहाँ पे कैनल हो गया, रिवर हो गया, वहाँ पे इंडस्ट्री लोकेटेड होती थी। यानी 1800 से पहले आयरन और स्टील इंडस्ट्री वहाँ पे लोकेटेड होती थी दोस्तों, जहाँ पे रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई और रनिंग वाटर ईज़िली अवेलेबल था। बाद में जो ये आइडल लोकेशन था इंडस्ट्री का, वह क्या हो गया? वह रेलवे जहाँ पे रेलवे है और जहाँ पे कैनल है और जहाँ पे कोल फील्ड है उसके नियर बाय हो गया, यानी ये वहाँ पे लोकेटेड होने लगी। 1950 के बाद क्या हुआ कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री सी पोर्ट के करीब, सी पोर्ट के नियर बाय और लार्ज फ्लैट लैंड एरिया पे लोकेटेड होना स्टार्ट हो गई। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सी पोर्ट है और यहाँ पे इंडस्ट्री है, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री यहाँ पे लोकेटेड होना स्टार्ट हो गई है। क्यों? दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकेम वेरी लार्ज, क्योंकि इस टाइम तक जो स्टील का काम था वो काफी लार्ज स्केल पे होने लगा था। एंड क्योंकि इसका डिमांड बढ़ता ही चला जा रहा था, अब डिमांड किसी चीज़ का बढ़ेगा, सीधी सी बात है वो लार्ज स्केल पे काम होने लगेगा। तो स्टील का काम काफ़ी लार्ज स्केल पे होने लगा था, इस वजह से पहला रीज़न। दूसरा, आयरन ओर हैड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज, क्योंकि दूसरा रीज़न जो आयरन ओर था ना, उसकी सप्लाई कंट्री से पूरा नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उसको ओवरसी से जो है इम्पोर्ट किया जाना था, इसलिए यहाँ पे लोकेटेड होना स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों अगर इंडिया में देखें, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हैज डेवलप्ड टेकिंग एडवांटेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। तो अगर इंडिया में आयरन और स्टील इंडस्ट्री देखे, ये डेवलप हुई है रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ट्रांसपोर्ट और मार्केट का एडवांटेज लेते हुए, इसका लाभ उठाते हुए, क्योंकि इंडिया में रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल था, चीप लेबर भी अवेलेबल था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़िया, और उसके बाद मार्केट भी अवेलेबल था। अगर हम देखें तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर हैं, जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये कहाँ पे एक ऐसे रीजन में सिचुएटेड है जो कि 4 स्टेट पे स्प्रेड है, यानी 4 स्टेट में फैला हुआ है। वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर हैं, जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये एक ऐसे रीजन में सिचुएटेड हैं दोस्तों जो कि 4 स्टेट में फैला हुआ है। जैसे वेस्ट बंगाल, कौन-कौन से स्टेट? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अब जैसे भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, कर्नाटका में भद्रावती और विजयनगर, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, सलीम इन तमिलनाडु, ये जो है कि अदर इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेस हैं। यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर हैं, जैसे कि बोकारो, बनपुर, दुर्गापुर, जमशेदपुर, रूरकेला, भिलाई, ये जो रीजन है 4 स्टेट पे फैला हुआ है। इसे कौन कौन सा? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। दोस्तों और जो स्टील स्टील प्रोड्यूसिंग से इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर है, जैसे कि विजयनगर और भद्रावती जो कि कहाँ पे? कर्नाटका में, सलीम जो कि कहाँ पे? तमिलनाडु में है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। जमशेदपुर, अब जमशेदपुर के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों 1947 के पहले हमारी कंट्री में केवल और केवल एक आयरन और स्टील प्लांट, हमारी कंट्री में केवल और केवल एक आयरन और स्टील प्लांट था। कौन? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, यानी कि टिस्को। ठीक है,
यह प्राइवेटली ओन किया जाता है। इसका जो जो इसके जो ओनर थे यानी कि इंडिविजुअल थे, जिनका नाम था जमशेदजी टाटा, जो कि टाटा कंपनी के क्या थे, फाउंडर थे। ठीक है, तो जो टिस्को थी, ये 1947 के पहले हमारी कंट्री में कोई स्टील प्लांट, कोई आयरन और ना ही कोई आयरन प्लांट था, ना ही कोई स्टील प्लांट था, यानी जहाँ पे स्टील और आयरन का प्रोडक्शन होता। तो केवल हमारी कंट्री में केवल केवल एक आयरन और स्टील प्लांट था, वो था टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसके मालिक जमशेदजी टाटा, जो कि एक इंडिविजुअल थे, वो ओन करते थे। बट इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और बहुत सारे आयरन और स्टील प्लांट जो है कि सेटअप किए। इसको जो है 1907 में स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे, साक्षी में, जो कि कहाँ पे है, झारखंड में, खारकी और सुबर्णरेखा रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेटर जो साक्षी का नाम था दोस्तों, वह बदलकर जमशेदपुर रख दिया गया। जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। तो दोस्तों अगर जियोग्राफिकली देखें ना, तो जो जमशेदपुर है वह सबसे हमारी कंट्री का सबसे मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन और स्टील सेंटर। इसका लोकेशन बहुत ही कन्वीनियंटली, अभी देखेंगे आगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यह है खारके रिवर, यहाँ से जब फ्लो हो रही है, और ये सुबर्णरेखा रिवर, जो दोनों का कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे है जमशेदपुर। आगे देखते हैं कि इसका जो लोकेशन है जियोग्राफिकली क्यों कन्वीनियंटली है। साक्षी वाज स्टूडेंट टू सेट अप द स्टील प्लांट फॉर सेवरल रीजन। तो दोस्तों जो साक्षी का यूज किया, मतलब इसको चूज किया गया कि स्टील प्लांट को सेटअप करने के लिए, उसके बहुत सारे रीजन, जैसे कि यह जो प्लेस था, यह केवल 32 किलोमीटर दूरी पे था कलिमती स्टेशन, जो कि बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पे थी। जो कलिमती रेलवे स्टेशन जो था, जो कि बंगाल और नागपुर रेलवे लाइन पे था, उस कालीमती स्टेशन से केवल 32 किलोमीटर दूरी पे था, यानी 32 किलोमीटर की दूरी पे था। और तो और यह आयरन और कोल और मैग्नीज डिपॉजिट के बिल्कुल करीब था, बहुत ही करीब था। यहाँ तक कि यह कोलकाता के करीब था, जो जहाँ पे इसका एक लार्ज मार्केट था। ठीक है, तो टिस्को को दोस्तों, इसका जो टिस्को को कोल कहाँ से मिलता था, झारिया कोल फील्ड से। आयरन और लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैग्नीज उड़ीसा से मिल जाता था और छत्तीसगढ़ से मिल जाता था। ठीक है, दी खारकाई एंड सुबर्णरेखा रिवर इंश्योर सफिशिएंट वाटर सप्लाई। जो खारकाई और सुबर्णरेखा रिवर थी, ये सफिशिएंट वाटर सप्लाई इंश्योर करती थी, मतलब यानी इसको जो है कि सफिशिएंट पानी मिल जाता था। गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। बाद में इसके डेवलपमेंट के लिए दोस्तों गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव प्रोवाइड किया, एडिक्वेट कैपिटल जो है कि प्रोवाइड किया। ठीक है, इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को। तो दोस्तों जमशेदपुर के बाद जमशेदपुर में टिस्को के बाद अदर इंडस्ट्रियल प्लांट जो है कि सेटअप किए गए। तो उसमें क्या क्या प्रोड्यूस किया जाता है, केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल और वायर प्रोड्यूस किए जाते हैं। जो जमशेदपुर का लोकेशन जो देखा हमने, कितना एग्जैक्टली था, परफेक्ट लोकेशन पे था, हर चीज जो है इजिली मिल जाता था, यानी और जो था, इसको जो रॉ मटेरियल थे वो भी इजिली मिल जाते था, मार्केट था वो भी करीब था, यहाँ तक कि पानी इजिली मिल जाता था, एक रिवर नहीं 2 रिवर थी वहां पे। ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडिया। तो दोस्तों जो डेवलपमेंट आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट था, उसने इंडिया की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का डोर था उसको ओपन कर दिया। कहने का द सेंस, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट हो रहा था ना, उससे क्या हुआ, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था काफी तेजी से बढ़ता है। तो दोस्तों जितने भी सेक्टर हैं इंडियन इंडस्ट्री के, वे हैवीली किस पे डिपेंड है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंड है फॉर दियर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि इंडियन इंडस्ट्री के जितने भी सेक्टर्स हैं दोस्तों, वे मुख्य रूप से आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंड है, यानी कि निर्भर है अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एज वेल एज मिनी स्टील मिल। तो जो इंडियन आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, उनमें बहुत लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स हैं, यहाँ तक कि मिनी स्टील मिल्स भी हैं। तो इसमें और क्या इंक्लूड होता है, और क्या, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, रोलिंग मिल्स और एंसिलरी इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों एंसिलरी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, तो देखो, जैसे जो कार जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, कार जहाँ पे बनती है, तो ऐसा तो है नहीं, जो कार कंपनी है, वो कार कंपनी हर प्रोडक्ट, यानी हर कंपोनेंट, हर स्पेयर पार्ट खुद मैन्युफैक्चर करती है, ऐसा तो होता नहीं है। जैसे कार जहाँ पे असेंबल होती है, जहाँ पे सारे पार्ट्स कंपोनेंट उसके असेंबल होते हैं, वह एक इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, एक नॉर्मल इंडस्ट्री, बिगर इंडस्ट्री है। बट एंसिलरी इंडस्ट्री क्या होती है, एंसिलरी इंडस्ट्री में इसके इसके स्पेयर पार्ट, इसके पार्ट और कंपोनेंट बनते हैं। ठीक है, यानी अभी जैसे इंजन कहीं और से बनता है, इंजन एंसिलरी इंडस्ट्री का हो गया। अब कोई और पार्ट हो गया, वो किसी और इंडस्ट्री का हो गया। ठीक है, तो एंसिलरी इंडस्ट्री में क्या होता है, जो कि एंसिलरी इंडस्ट्री में जो है कि
पार्ट्स और कंपोनेंट मैन्युफैक्चर होता है, और यह पार्ट्स और कंपोनेंट दूसरी इंडस्ट्री में, बिगर इंडस्ट्री में जाता है जहाँ पे इसको असेंबल किया जाता है। ठीक है। और रोलिंग मिल्स क्या होते हैं? जो रोलिंग मिल होता है वहाँ पे मेटल को बार में और प्लेट में जो है प्रोसेस किया जाता है, एक फिनिश प्रोडक्ट जो है कि तैयार किया जाता है। पिट्सबर्ग, तो दोस्तों पिट्सबर्ग जो है वह एक इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, यानी कि यूएसए की। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एंजॉय लोकेशनल एडवांटेजेस। तो पिट्सबर्ग में जो स्टील इंडस्ट्री है दोस्तों, वो अपने लोकेशन का काफ़ी फायदा उठाती है, यानी जो लोकल रिसोर्सेज हैं उसका यूज़ करती है। कुछ रॉ मटेरियल जैसे कि कोल, यानी कि कोयला, उसको लोकली मिल जाता है, यानी लोकली मिल जाता है कोयला, जबकि आयरन और लाना पड़ता है, कहाँ से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है? मिनेसोटा में जो आयरन माइंस है। मिनेसोटा यूएस का एक स्टेट है, 50 स्टेट में से एक स्टेट है मिनेसोटा, जो कि 1500 किलोमीटर दूर है कहाँ से? पिट्सबर्ग से। तो बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चीपली। तो इन दोनों लोकेशन के बीच में कौन कौन से? ये जो मिनेसोटा में माइंस हैं और जो पिट्सबर्ग, इन दोनों के बीच में वर्ल्ड का बेस्ट रूट है और कुछ चीपली शिप करने का। दी फेमस ग्रेट लेक वाटरवे, फेमस ग्रेट लेक वाटरवे, अभी हम देखेंगे इसको। ठीक है। अब देखो, जो किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करना हुआ ना, सबसे सस्ता जो पड़ता है वो शिपिंग के थ्रू पड़ता है, यानी पानी के थ्रू पड़ता है। तो फेमस ग्रेट लेक है तो इससे काफी सस्ता पड़ता है। 1500 किलोमीटर सप्लाई करना यानी ट्रांसपोर्ट करना मतलब कुछ नहीं। तो आगे दोस्तों जो ट्रेन होती है वह ओर को कैरी करते, ग्रेट लेक से कैरी करते और ले जाती है पिट्सबर्ग एरिया में। जो ओहियो रिवर है, जो मोनोगहेला रिवर है, जो एलिगेनी रिवर है, ये एडिक्वेट वाटर सप्लाई जो है कि प्रोवाइड करती है किसको? जो स्टील इंडस्ट्री है। अब जैसे जो एलिगेनी रिवर है और जो मोनोगहेला रिवर है, दो डिफरेंट रिवर है। ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, फिर जो एक रिवर बनती है इन दोनों को मिलाकर, यानी तीसरी रिवर जो बनती है उसको, वो है ओहियो रिवर। ठीक है। आज के टाइम में बहुत ही कम लार्ज स्टील मिल्स हैं पिट्सबर्ग एरिया में। वो कहाँ पे लोकेटेड है? इन द वैली ऑफ द मोनोगहेला एंड एलिगनी रिवर अबव पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग के ऊपर एलिगनी रिवर और मोनोगहेला रिवर की जो वैली है वहाँ पे, और ओहियो रिवर के अलॉन्ग में पिट्सबर्ग के बिलो। फिनिश स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर। तो दोस्तों जो फिनिश स्टील है वह ट्रांसपोर्ट किया जाता है मार्केट में, लैंड के थ्रू भी, वाटर के रूट के थ्रू भी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मिनेसोटा, मिनेसोटा स्टेट। यहाँ पे जो आपको ग्रीन डॉट दिख रहा है ये है पिट्सबर्ग सिटी। कौन सी सिटी? पिट्सबर्ग सिटी। और ये रेड वाला पूरा जो हमने रेड किया ये है स्टेट की, किस स्टेट में आता है? इसका नाम है पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया स्टेट में आता है पिट्सबर्ग। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1500 किलोमीटर, यानी 1500 किलोमीटर की दूरी है। अब वह दूरी किससे तय होती है, मतलब किससे वह जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, तो क्योंकि एक दोनों किसके बीच में है? ग्रेट लेक्स, जो 5 ग्रेट लेक्स है। तो इसमें इस 5 जो ग्रेट लेक्स है दोस्तों, उसमें 5 लेक है। सबसे बड़ी जो लेक है वो है लेक सुपेरियर, सुपेरियर लेक जो कि सबसे ऊपर है और सबसे बड़ी है। उसके बाद ये वाला, ये जो लेक है इसका नाम है मिशिगन, और ये जो लेक है ये है ह्यूरोन, और ये एरी है, और ये है ओंटारियो। ठीक है। तो 5 लेक हैं। तो शिपिंग के थ्रू, यानी शिप्स के थ्रू ये जो ओर है वो सप्लाई किया जाता है। मिनेसोटा से यहाँ पे आता है, यहाँ से ऐसे इसके थ्रू, इस तीनों जो लेक है उनके थ्रू ऐसे आता है, फिर यहाँ पे पहुंचा दिया जाता है, इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, और यहाँ से यानी ग्रेट लेक से, ये लेक एरी से इसको ट्रेन के थ्रू, बाय ट्रेन इसको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? पिट्सबर्ग में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है। और इसके बाद जो पिट्सबर्ग सिटी है दोस्तों, जो पिट्सबर्ग सिटी है वह 2 रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है। एक रिवर ऐसे आती है मोनोगहेला, दूसरी रिवर आती है एलिगेनी रिवर, दोनों एक दूसरे से मिलती हैं। तो तीसरी रिवर जो बनती है वो बनती है ओहियो रिवर। ठीक है। तो इन्हीं तीनों रिवर से जो पानी की सप्लाई, सफिशिएंट पानी, इनफ जो सफिशिएंट पानी की सप्लाई जो है हो पाती है। तो दोस्तों जो पिट्सबर्ग एरिया है वहाँ पे और बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं अदर देन स्टील मिल्स। ऐसा नहीं कि सारी स्टील फैक्ट्रीज हैं, अदर भी फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे। तो ये जो फैक्ट्रीज हैं स्टील का यूज करती हैं एज ए रॉ मटेरियल, और बहुत सारे प्रोडक्ट, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे कि रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी और रेल्स। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। वीविंग क्लॉथ फ्रॉम यार्न इज एन एंशिएंट आर्ट। तो दोस्तों यार्न से क्लॉथ को वीव करना एक एंशिएंट आर्ट है। कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ। तो कपड़ों को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स का। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन देम। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है दोस्तों, उसको रॉ मटेरियल के बेसिस पे कि किस कौन सा रॉ मटेरियल उसमें यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, उसको उस हिसाब से डिवाइड किया जा सकता है।
फाइबर्स आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो फाइबर होता है। फाइबर कैन बी नेचुरल और मैन मेड। तो फाइबर दो टाइप का हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन एंड जूट। तो जो नेचुरल फाइबर्स है दोस्तों, उनको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? वूल से, सिल्क से, कॉटन से, लिनन से और जूट से। मैनमेड फाइबर में जैसे कि नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर, एक्रिलिक हो गया और रेयन, ये मैनमेड फाइबर्स हैं। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री, जो यानी कि वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज हैं उनमें से एक है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टिल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 18th सेंचुरी, कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक, व्हील्स एंड लूम। तो दोस्तों टिल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इसके पहले यानी 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले जो कॉटन क्लॉथ से जो कॉटन के कपड़े होते थे वे हैंड स्पिनिंग टेक्निक का यूज करके बनाए जाते थे, व्हील और लूम का यूज करके। 18th सेंचुरी पावर लूम्स फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जब 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से जो पावर लूम्स आ गए ना, इसने जो कॉटन टेक्सटाइल का डेवलपमेंट था, उस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट था काफ़ी तेजी से बढ़ने लगता है। पहले तो ब्रिटेन में, उसके बाद वर्ल्ड के अदर पार्ट में ये होने लगता है। टुडे आज के टाइम में इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए जो है कि इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है किसके? कॉटन टेक्सटाइल के। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं इंडिया का तो एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस करने में ग्लोरियस ट्रेडिशन रहा है। यानी कि बहुत पहले से हम जानते हैं कि इंडिया जो है कि फेमस है एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल को प्रोड्यूस करने में। बिफोर द ब्रिटिश रूल के पहले इंडियन हैंड स्पन एंड हैंड वूवन क्लॉथ ऑलरेडी हैड ए वाइड मार्केट। तो जो इंडियन हैंड स्पन और हैंड वूवन क्लॉथ से उनका एक बहुत बड़ा मार्केट था। तो दोस्तों ढाका का मसलिन और मसूलीपट्टनम का चिन और कालीकट का कालीकोस और बरहानपुर, सूरत और वडोदरा का जो गोल्ड रोड कॉटन है वह वर्ल्ड वाइड फेमस है अपनी क्वालिटी और डिजाइन के लिए, अपने वर्ल्ड वाइड जो है जाना जाता है। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल वाज एक्सपेंसिव। बट जो प्रोडक्शन था दोस्तों हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल का, जो हाथ से बनाया जाता था, काफी एक्सपेंसिव था और टाइम कंज्यूमिंग था। इसलिए ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल्स ऑफ द वेस्ट। तो इस वजह से दोस्तों जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वह compete नहीं कर पाती, कंपटीशन नहीं फेस कर पाती किससे? वेस्ट की जो न्यू टेक्सटाइल मिल थी। क्यों? क्योंकि जो न्यू टेक्सटाइल मिल थी वेस्ट की, जो वह चीप और गुड क्वालिटी फैब्रिक जो है जो गुड और चीप क्वालिटी फैब्रिक जो है कि प्रोड्यूस करती थी मैकेनाइज इंडस्ट्रियल यूनिट के थ्रू। ठीक है, यानी काफी सस्ता कपड़ा और अच्छी क्वालिटी का कपड़ा प्रोड्यूस करती थी। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। तो दोस्तों पहला सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल जो एस्टैब्लिश किया गया वह मुंबई में किया गया कब? 1854 में। The warm, moist climate afford for importing machinery, availability of raw material and skilled labor resulted in rapid expansion of the industry in the region। तो इस रीजन में रैपिड एक्सपेंशन हुआ इंडस्ट्री का, किस वजह से? वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक पोर्ट भी था मशीनरी को इंपोर्ट करने के लिए, रॉ मटेरियल अवेलेबल था, स्किल लेबर भी थे यहाँ पे। ठीक है, इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। तो स्टार्टिंग में दोस्तों जो इंडस्ट्री थी कहाँ पे फ्लोरिश होती है? स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, गुजरात में, यानी महाराष्ट्र और गुजरात में फ्लोरिश होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट था। बट आज के टाइम में ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियल। बट दोस्तों आज के टाइम में हम आर्टिफिशियली जो ह्यूमिडिटी क्रिएट कर सकते हैं। And raw cotton is a pure and not weight losing raw material. So this industry has spread to other parts of India. तो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी है स्प्रेड हो चुका है अभी। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पौंडीचेरी एंड पानीपत जो है कि आर सम ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट, कुछ अदर इम्पोर्टेंट सेंटर है। अहमदाबाद, तो दोस्तों जो अहमदाबाद है कहाँ पे? गुजरात में है। किस रिवर के? साबरमती रिवर के बैंक पे, यानी साबरमती रिवर के किनारे। दी फर्स्ट मिल वाज एस्टैब्लिश इन 1861। तो यहाँ पे जो पहली मिल स्टैब्लिश की गई कब? 1861 में। और शीघ्र यानी बहुत जल्दी यह सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गई इंडिया की, मुंबई के बाद। मुंबई वाली जो थी कब स्टैब्लिश की गई? 1854 में, और अहमदाबाद में 1861 में। अहमदाबाद देयरफॉर ऑफन रिफर टू एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, इसलिए अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। तो जो फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर थे वे रिस्पॉन्सिबल थे डेवलपमेंट की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में। ठीक है, अहमदाबाद इज द सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया। क्यों? क्योंकि जो अहमदाबाद है ना वह कॉटन ग्रोइंग एरिया के बहुत ही करीब सिचुएटेड है।
इससे क्या इंश्योर हो पाता है? इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। द क्लाइमेट इज आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, जो क्लाइमेट है वह आइडियल है किसके लिए? स्पिनिंग और वीविंग के लिए। द फ्लैट टेरेन एंड इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज सुटेबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिल्स, जो फ्लैट टेरेन है और जो इसके अलावा जो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है वह सूटेबल है किसके लिए? मिल्स के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र प्रोवाइड बोथ स्किल एंड सेमी स्किल लेबर, ये डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट हैं दोनों, गुजरात भी डेंसली पॉपुलेटेड है और महाराष्ट्र भी डेंसली पॉपुलेटेड है, इसलिए स्किल और सेमी स्किल लेबर जो है प्रोवाइड हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क परमिट इजी ट्रांसपोर्टेशन, तो वेल डेवलप्ड रोड और रेलवे नेटवर्क की वजह से ट्रांसपोर्टेशन जो है काफी इजी हो जाता है टेक्सटाइल का टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के डिफरेंट पार्ट में। कि यहाँ से ना जो 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 टेक्सटाइल है उसको कंट्री के डिफरेंट पार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, दस प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू द मार्केट, इसलिए मार्केट में इजी एक्सेस है इसका। मुंबई पोर्ट नियर बाय फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, जो मुंबई पोर्ट है वह जो है कि उससे क्या होता है कि जो मशीनरी है और जो मशीनरी इजीली इंपोर्ट हो जाता है और जो कॉटन टेक्सटाइल है उसको इजीली जो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। बट रिसेंट ईयर में देखें दोस्तों तो अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम, अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स जो कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है। सेवरल टेक्सटाइल मिल्स है क्लोज डाउन, क्योंकि बहुत सारी टेक्सटाइल मिल जो है बंद कर दी गई। दिस इज ऐसा क्यों? प्राइमरी ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर, यह ऐसा इसलिए हुआ कि नई नई जो है कि टेक्सटाइल सेंटर इमर्ज हो गए हमारी कंट्री में, एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन, क्योंकि मशीनें भी अपग्रेड करनी चाहिए। मशीन और टेक्नोलॉजी जो है यहाँ की जो इंडस्ट्री थी वहाँ पे नई मशीनों को अपग्रेड किया गया, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया इन द मिल्स ऑफ अहमदाबाद, यानी पुराने ये जो ट्रेडिशनल मशीन ये यूज़ करते वही यूज़ करते, इसलिए ये भी कम्पीट नहीं कर पाए। ओसाका, ओसाका कहाँ पे है? जापान में है। ओसाका जो है वह एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का, जो कि मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से भी जाना जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड इन ओसाका ड्यू टू सेवरल जियोग्राफिकल फैक्टर, तो बहुत सारे जियोग्राफिकल फैक्टर की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओसाका में डेवलप हुई। द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड ओसाका इंश्योर्ड दैट लैंड वाज इजीली अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल, तो इसके अराउंड का जो लैंड है वो पूरा क्या है? फ्लैट लैंड है, ठीक है। लैंड वाज इजीली अवेलेबल है किसके लिए? ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स के लिए। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट इज वेल सूटेड टू द टू स्पिनिंग एंड वीविंग, जो वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है वह वेल सूटेड है किसके लिए? स्पिनिंग और वीविंग के लिए। तो वहाँ पे एक रिवर है जोदो रिवर, यह सफिशिएंट वाटर सप्लाई करती है मिल्स को। लेबर इज इजीली अवेलेबल, जो लेबर है वो भी इजीली अवेलेबल है। लोकेशन ऑफ पोर्ट फैसिलिटेट इंपोर्ट ऑफ रॉ कॉटन एंड फॉर एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल, तो लोकेशन ऑफ यानी जो पोर्ट है उससे रॉ कॉटन को इंपोर्ट कर लिया जाता है इजीली और एक्सपोर्ट टेक्सटाइल को भी एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका डिपेंड कम्प्लीटली अपॉन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ओसाका में है दोस्तों कम्प्लीटली किस पे डिपेंडेंट है? किस पे निर्भर है? इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पे, यानी रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है वहाँ पे। तो कॉटन कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है? इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से और यूएसए से। द फिनिश प्रोडक्ट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड, जो मोस्टली यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है अदर कंट्रीज में, एंड हैज़ अ गुड मार्केट ड्यू टू गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस, उसका अच्छा मार्केट है किस वजह से? अच्छी क्वालिटी की वजह से और अच्छे प्राइस की वजह से, यानी अच्छे दाम की वजह से। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटीज इन द कंट्री, क्योंकि जबकि यह जो है कि कंट्री का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी है। of late the cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा यह ओसाका जो है यह एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी है जापान का, बट द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ओसाका की वह रिप्लेस कर दी जा रही है किसके द्वारा? अदर इंडस्ट्री, जैसे कि आयरन एंड स्टील, मशीनरी, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट। तो दोस्तों ये जापान है, यहाँ पे ये है ओसाका, ठीक है। ओसाका का ये लोकेशन है, यहाँ पे जापान की कैपिटल टोक्यो है यहाँ पे। तो फाइनली दोस्तों हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया और आशा करता हूँ कि आपको भी ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।